नमस्कार, हमारी खास पेशकश अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। क्या ये कहा जा सकता है कि हम कोरोना महामारी से बाहर निकल रहे हैं? क्या ओमिक्रॉन वेरिएंट कोरोना वायरस का आखिरी वेरिएंट होगा? क्या कोई नई लहर देखने को मिल सकती है? ऐसे कई सवाल हैं जो अब लोगों के जहन में आ रहे हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि मरीजों की तादाद में पहले से कमी आई है। कई देशों ने पाबंदियों को भी कम करना शुरू कर दिया है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में नए वेरिएंट्स के उभरने का खतरा बना हुआ है। कुछ महीनों में खुद को बदलता है ये वायरस। प्रोफेसर अकीको लवासाकी जो हैं, उन्होंने ये कहा। ये स्कूल ऑफ मेडिसिन में महामारी विज्ञान के प्रोफेसर हैं अकीको। लेकिन इस तरह की बात जो है वो लगातार हमारे तमाम विशेषज्ञ डॉक्टर्स जो हैं वो भी कहते आ रहे हैं। ओमिक्रॉन उतना सहज नहीं जितना शुरुआती आंकड़ों में दिखा था, और साथ ही ओमिक्रॉन में भी कुछ नए लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो इस सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। डॉक्टर अरविंद कुमार हैं, चेयरमैन हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता अस्पताल गुड़गांव से, और डॉक्टर सरमन सिंह हैं, वरिष्ठ महामारी रोगी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर सरमन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज 24 घंटों में 27,000 के करीब आए हैं जो नए मरीजों की तादाद है, यानी कि पहले के मुकाबले देखें तो कम हो रही है धीरे धीरे तादाद। हालांकि 27,000 कम नहीं होते, लेकिन ये जो बात अब लोगों के जहन में आने लगी है कि क्या ये जो वेरिएंट है ये आखिरी हो सकता है, क्या अब हम खात्मे की ओर बढ़ रहे हैं महामारी के, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी अदिति जी, थैंक यू वेरी मच। ये बिल्कुल जैसा आपने कहा कि हम सब लोग जितने भी जो जानकारी थोड़ी बहुत रखते हैं कोरोना के विषय में, हम लोग शुरू से ही ये कहते आ रहे हैं कि ये ऐसा वायरस है जो आ जाता है वो कभी भी खत्म नहीं होता। वो रूप बदल सकता है और नए नए रूप में आ सकता है। एपिडेमिक्स आ सकते हैं, आउटब्रेक्स हो सकती हैं, और कभी कभी एंडेमिक भी हो जाता है। तो इस तरह से किसी फॉर्म में रहेगा, लेकिन वायरस रहेगा हमारे बीच में, और हम लोगों को हमेशा केयरफुल रहना पड़ेगा कि कभी भी इसकी आउटब्रेक्स हो सकती है या फिर नई वेव्स आ सकती हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि म्यूटेशंस एक नॉर्मल फिनोमेना है, बिकॉज ये आरएनए वायरस है, तो इसमें म्यूटेशंस होते रहेंगे। और अपने लिए, बिकॉज जब जब इस पर प्रेशर होगा, दो चीजें होती हैं म्यूटेशन के लिए, कि एक तो प्रेशर होता है इम्यून सिस्टम का, चाहे वो हर्ड इम्यूनिटी हो या चाहे वो वैक्सीन की वजह से हो। और जब प्रेशर होता है वायरस पे तो वो इवॉल्व करता है अपने आप को टू सर्वाइव। तो वो इवॉल्व करता रहेगा। और जैसा कि हम देखते हैं कि अभी बूस्टर डोज लगने के बाद भी अमेरिका में किस तरह से हाल हो रहा है, यूरोप में दोबारा से आ रहा है। BA.2 हो, BA.3 भी हो सकता है, BA.4 भी हो सकता है। तो इस तरह के म्यूटेंट्स बनते रहेंगे और आते रहेंगे, और बिल्कुल सही है कि ये वायरस कभी हमारे बीच से खत्म होने के चांसेस नहीं। जी डॉक्टर अरविंद, जिस तरह से हमारे देश में तीसरी लहर हमने देखी ओमिक्रॉन की, लेकिन स्थिति फिलहाल काबू में नजर आ रही है, ये एक तरह से कहा जा सकता है। क्या एक बहुत बड़ा रोल इस बात का भी रहा है कि अब बच्चों को भी वैक्सीन लगना शुरू हो गई है? करीब 1.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है, जो वैक्सीन लगवाने के योग्य हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं। अदिति जी, जो बच्चों की वैक्सीन का तो अभी पिछले चंद हफ्तों से ही शुरू हुआ है। आई थिंक जो मूल कारण है, जो हमारा ये जो थर्ड वेव था, सो कॉल्ड थर्ड वेव, वो सेकंड से थोड़ा सा बेटर था। मेरे ख्याल से उसमें दो मूल कारण हैं। एक तो ये जो वायरस था, इसमें हालांकि इन्फेक्टिविटी डेल्टा से कहीं ज्यादा थी, लेकिन जो इसकी विरुलेंस है वो डेल्टा से कम थी। यह एक मेजर डिफरेंस था। और दूसरा मेजर डिफरेंस अगर आप देखें, जब हमारे देश में सेकेंड वेव आई और जब ये थर्ड वेव की शुरुआत आई, वो है परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैड बीन वैक्सीनेटेड। उस समय वैक्सीनेशन को 2-3 महीने हुए थे जब हमारी सेकेंड वेव आई है, और बहुत थोड़े से हेल्थ वर्कर्स वगैरह को ही मिला था। जबकि अब काफी भारी मात्रा में लोगों को या तो लास्ट ईयर इन्फेक्शन हो गया था, उससे कहीं ना कहीं कुछ इम्यूनिटी थी, या उनको वैक्सीनेशन हुआ था। तो ये जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में थी, मुझे लगता है इन्होंने भी इस वेव में बीमारी को सिवियर और सीरियस होने से काफी हद तक रोकने में मदद की है। प्लस ये ओमिक्रॉन विरुलेंस के मामले में पिछले वाले से कम था। बच्चों का वैक्सीनेशन तो अभी शुरू हुआ है, और जब तक वो शुरू हुआ था तो ये वेव ऑलरेडी डिक्लाइन की तरफ शुरू हो चुकी थी, बट डेफिनेटली उसका भी रोल इसमें जरूर होगा।
बिल्कुल, और 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हैं जिन्हें डबल डोज भी लग चुकी है। डॉक्टर सरमन, यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि ओमिक्रॉन को लेकर जब आपसे बात हुई थी पिछली बार, तो उस दिन आपसे ये भी बात हुई थी कि सब वेरिएंट का जिक्र आया था, और तब सब वेरिएंट का पहला मामला आप ही ने बताया था हमारे चैनल पर कि ग्वालियर से रिपोर्ट हुआ है। कि सब वेरिएंट को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्या उसके किस तरह के असर और प्रभाव देखने को मिल रहे हैं लोगों पर? देखिए, अभी इसमें लक्षण ज्यादा, अदिति जी, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। बड़े वेग से लक्षण हैं, लेकिन कुछ कभी कभी कुछ डॉक्टर्स रिपोर्ट कर देते हैं, कुछ मरीज के बहुत डिपेंड करता है। बहुत सारे टिपिकल जिसको कहेंगे वो लक्षण अभी 100-200 जब मरीज हो जाते हैं, उनका बिल्कुल बाकायदा सब स्टडी की जाती, तभी हम कह सकते हैं कि ये टिपिकल, जिसको एक कह सकते हैं स्पेसिफिक लक्षण है। तो अभी लक्षण किसी में कुछ हो जाता है, किसी में कुछ कम हो जाता है, किसी में ज्यादा हो जाता है, बट डेफिनेटली जो ओमिक्रॉन के जो लक्षण थे बाय एंड लार्ज वही रहेंगे। और बिकॉज रेस्पिरेटरी वायरस है, तो बेसिकली ये हमको समझना है कि रेस्पिरेटरी वायरस है, तो नाक से लेकर हमारे लंग्स तक ये सिस्टम तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। और उसी से रिलेटेड है कि ब्लड में जब वायरस जाता है, सिस्टमिक इन्फेक्शन जिसको कहते हैं हम, तो उसके बाद फिर जो बहुत सारे इम्यून सिस्टम और हमारी बॉडी के दूसरे अंग प्रभावित होते हैं। तो फॉर्चुनेटली अभी ओमिक्रॉन में दूसरे अंग प्रभावित नहीं हो रहे हैं, और जितने जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसको कहते हैं उसी में प्रभाव आ रहा है, और उसी के अनुसार जितने भी लक्षण होते हैं वो हो रहे हैं। तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या लक्षण नया वेरिएंट आएगा या जो दूसरे वेरिएंट्स होंगे उसमें डिफरेंट होंगे। अभी भोपाल या मध्य प्रदेश से सीक्वेंस का जो डाटा आ रहा है वो बहुत ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि देर बहुत लग रही है सीक्वेंस होने में। जिस तरह से हमने आपको पिछली बार भी बताया था, लगभग डाटा जो हमारे पास आ रहा है लगभग 1 महीने के बाद आता है, तो उसका कोरिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, ये भी एक हमारे लिए बड़ी समस्या है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के जिस तरह के इंतजाम पिछले 3 सालों में हो जाने चाहिए, तो वो अभी भी उतने संतुष्टि देने वाले नहीं हुए हैं। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर सरमन आपने इन वेरिएंट्स के प्रभाव की बात की, हमने हर लहर में देखा डॉक्टर अरविंद की अलग अलग असर जो हैं इन वेरिएंट्स के देखने को मिल रहे थे। कभी जब सूंघने की जो क्षमता है उस पर असर पड़ा, कभी आपके का जो जबान का स्वाद है वो चला गया, कभी वो सीने में या फेफड़ों में तक पहुंच गया, कभी वो हृदय की गति को प्रभावित कर रहा था। लेकिन इसमें ये जो ओमिक्रॉन में है बहुत ज्यादा उस तरह के लक्षण देखने को नहीं मिले, सर्दी जुकाम वाले लक्षण थे। लेकिन अभी मैं कुछ रिपोर्ट्स लगातार देख रही हूं कि पैरों और कंधों की जो मांसपेशियां हैं वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। बदन दर्द एक अलग है, बुखार अलग है, लेकिन क्या इस तरह के मरीज भी आपने देखे हैं? अदिति जी, इसके सिम्टम जैसा कि डॉक्टर सरमन ने कहा कि बहुत ही वेरीड होते हैं और समय के साथ वो थोड़े थोड़े बदलते भी रहते हैं। तो पहली बार जब फर्स्ट वेव में अल्फा था तो सबको फीवर एक प्रोमिनेंट चीज थी और बाकी सिम्टम्स भी हो रहे थे। डेल्टा में फीवर और बाकी सब तो था ही, लेकिन लंग का बड़ा सीवियर इन्वॉल्वमेंट और बड़ी तेजी से इन्वॉल्वमेंट, यह डेल्टा की एक स्पेशलिटी थी जिसकी वजह से हमारी इतनी मोर्टेलिटी डेल्टा की वजह से हुई है। ओमिक्रॉन में लंग का, इनफैक्ट डेल्टा में जिन लोगों को लंग के सिम्टम नहीं थे उनके भी जब उन्होंने HRCT स्कैन कराए थे तो उसमें न्यूमोनिया जैसे पैचेस दिखाई दे रहे थे, एसिम्प्टोमेटिक। तो कहीं ना कहीं लंग में थोड़ा बहुत इफेक्ट डेल्टा में हर पेशेंट में हो रहा था। लेकिन जब ओमिक्रॉन में लोगों ने कराए हैं CT, कुछ ने कराए हैं कंपैरेटिवली कम नंबर ने, तो उसमें वो पैचेस नहीं दिखे हैं, शोइंग देयर बाई कि ओमिक्रॉन का लंग पे इफेक्ट होने का समहाउ इंसिडेंस बहुत कम था और इसीलिए उसकी मोर्टेलिटी, ICU एडमिशंस, ये सब चीजें कंपैरेटिवली बहुत कम हुई हैं। लेकिन हाँ, जो आपने ये पैर वगैरह का बताया, ये एक तरह से पोस्ट कोविड लिथार्जी, पोस्ट कोविड एस्थीनिया भी इसको हम कहते हैं, जिसमें कमजोरी सी रहती है या मांसपेशियों में दर्द काफी समय तक परसिस्ट करता रहता है, व्यक्ति को अनवेल होने की फीलिंग रहती है। यह हो रहा है। केवल अच्छी बात यह है कि ये ज्यादातर जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं, लंग को और हार्ट को छोड़ के बाकी जो मसल्स वगैरह के इन्वॉल्वमेंट है, समय के साथ, अच्छी डाइट के साथ, एक्सरसाइज के साथ और थोड़ा मेडिटेशन और अपना टेंशन कम करने के साथ, समय के साथ इन सब चीजों में यूजुअली इंप्रूवमेंट आ जाता है और धीरे धीरे लोग काफी हद तक नॉर्मल हो जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों को मैंने देखा है लॉन्ग टर्म कुछ ना कुछ डेफिसिट परसिस्ट कर रहा है, वो अभी भी ये कहते
कहते हैं कि हम अपनी प्री कोरोना स्टेज में वापस नहीं जा पाए हैं। अदिति जी, बिल्कुल ऐसे कई मरीज हैं डॉक्टर अरविंद, आपने बिल्कुल ये बात सही कही है कि कई मरीज इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों की कमजोरी है जो वो एक साल पूरा होने आ गया लेकिन वो भी ठीक नहीं हो पाई है। डॉक्टर सरमन, ये जो लक्षणों की बात मैं कर रही हूँ, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्या आपके सामने भी इस तरह के मरीज सामने आए हैं? देखिए, बिल्कुल ये सब जगह जैसा मैंने बताया और डॉक्टर अरविंद ने भी बताया, और वो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एज क्या है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर कोई है, बच्चे हैं या बड़े हैं। तो जैसे डायबिटिक लोग हैं, डायबिटिक लोगों में जैसे वो अगर कोरोना हो जाएगा तो उसके बहुत लॉन्ग लास्टिंग सालों तक, जैसे फर्स्ट वेव वाले जो कुछ मरीज हैं वो तक अब कहते हैं कि जैसा डॉक्टर अरविंद ने कहा, वो हमेशा कहते हैं आकर के डॉक्टर साहब में पहले जैसा नहीं हो पाया, वो बात नहीं है अभी। तो कहीं ना कहीं हार्ट का हम जानते ही हैं कि जैसे सेकेंड वेव जब आई थी तो हार्ट में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हुए और वो आज तक बहुत सारे लोगों को हैं। ओमिक्रॉन में फॉर्चुनेटली एज कंपेयर टू हम कहें डेल्टा के, तो डेल्टा के कंपैरिजन में कम है, लेकिन अभी ये कहना बहुत अर्ली होगा कि सालों के बाद कुछ वायरसेस जैसे होते हैं, हम जानते हैं हर्पीज वायरसेस वगैरह होते हैं, वो लेटेंट स्टेज में चले जाते हैं। फॉर्चुनेटली ये आरएनए वायरस है तो इसको हम नहीं कह सकते लेटेंट रहेगा, लेकिन डीएनए वायरसेस जो होते हैं वो कई बार हमारे सिस्टम में चले जाते हैं और सालों तक वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। तो शायद इसमें ऐसा नहीं होगा, आई विश। लेकिन हाँ, लोगों का मानना है कि अभी भी बहुत सारे लोगों में ऐसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो पर्टिकुलरली डेल्टा के तो आ ही रहे हैं। जी तो डॉक्टर अरविंद, लेकिन जो ऐसे लोग हैं उनके लिए उनको ये भी हमें बताना होगा कि शायद कुछ और वक्त लगेगा, लेकिन अगर लगातार व्यायाम करते रहें और डाइट फॉलो करते रहें तो इस स्थिति से भी बहुत जल्द बाहर निकल ही जाएंगे। नाउम्मीद होने जैसी बात नहीं है। जी अदिति, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, व्यक्ति की सोच और व्यक्ति की पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच, इसका बहुत 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 अहम रोल है। और हम बार बार ये कहते हैं कि जो लोग, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज अदिति ये है कि वो उनको बताया जाए, टेस्ट करके दिखाया जाए कि उनके अंदर कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने अपनी ओपीडी में पाया है कि सबसे ज्यादा उनको डर होता है, डॉक्टर साहब कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सीरियस इशू तो नहीं है। तो एक बार आप उनका ईसीजी कर लें, इको कर लें, लंग फंक्शन टेस्ट कर लें, एचआरसीटी कर लें, ये सब कुछ करके उनको बता दें कि देखिए आपके लंग्स ठीक हैं, आपका हार्ट ठीक है, आपके बाकी अंग ठीक हैं। ये जो एस्थीनिया, जो कमजोरी मसल्स की है, ये पोस्ट वायरल प्रॉब्लम है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। समझाएं उनको, थोड़ा उनका स्ट्रेस लेवल कम करें, कुछ योगा, व्यायाम, मेडिटेशन इत्यादि उनसे कराएं, तो इन चीजों में बड़ा जबरदस्त इंप्रूवमेंट आता है। पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत रोल है कंप्लीट रिकवरी को एंश्योर करने में। आदित्य, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरमन सिंह, डॉक्टर अरविंद कुमार, आप दोनों का। बहुत महत्वपूर्ण है ये तमाम बातें, क्योंकि ये समझना होगा कि ओमिक्रॉन आखिरी वेरिएंट नहीं है। और फिलहाल ये बात भी डॉक्टर्स और वैज्ञानिक साफ कर चुके हैं कि फिलहाल ऐसी तस्वीर नजर नहीं आती कि हम कोविड के बिना आगे रह पाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अब शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, अगर आपने वैक्सीन लगवा रखा है, आप सावधानियां बरत रहे हैं, तो ये आपको प्रभावित नहीं कर सकता। कोविड के कम होते संक्रमण के बीच महाराष्ट्र सरकार की डेथ ऑडिट कमेटी ने तीसरी लहर में कोविड से हुई मौतों और साथ ही रोगियों में वैक्सीन के प्रभाव पर एक एनालिसिस रिपोर्ट जारी की है। इसमें कई अहम जानकारियां वायरस के प्रभाव को समझाती हैं। जैसे तीसरी लहर में 44% मौतें सांस की दिक्कत के चलते हुई, 62% मरीजों को दूसरी बीमारियां थी। पूजा भारद्वाज की ये विस्तृत रिपोर्ट देखिए। जनवरी में आई कोविड की तीसरी लहर में भी सांसें थमी थी। बीते महीने महाराष्ट्र में 1052 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र सरकार की डेथ ऑडिट कमेटी की एनालिसिस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कोविड संक्रमण के बाद सांस लेने में दिक्कत की वजह से 44% मौत हुई। हालांकि जिनकी मौत हुई उनमें 62% लोग ऐसे भी थे जिन्हें कोमॉर्बिडिटी यानी कि दूसरी बीमारियां भी थी। 58 लोग ऐसे थे जिन्हें शुरुआत में कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं था, लेकिन 3 से 4 दिनों में उनकी हालत अचानक गंभीर हुई। हालांकि मौतें कोरोना के किस वेरिएंट से हुई हैं, डेल्टा या ओमिक्रॉन, इसका अध्ययन जारी है। कोरोना से होने वाली मौत का ऑडिट करने के लिए राज्य सरकार ने डेथ ऑडिट कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के विश्लेषण में 8,266 कोविड रोगियों के एक अध्ययन का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें पाया गया कि लगभग 64% मरीज पूर्ण रूप से वैक्सीनेटेड थे और 36% रोगियों का टीकाकरण बिल्कुल नहीं या आंशिक रूप से हुआ था। टीका ले चुके ऐसे मरीजों में 48% होम आइसोलेशन में ठीक हुए, 16% को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा
और मौतें 0.48% रही। तो बिना वैक्सीन लिए कोविड मरीजों में 24% का इलाज घर पर हुआ, 12% को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, तो मौतें 2% रहीं। संक्रमित वैक्सीनेटेड मरीजों में 85% ने कोविशील्ड ली थी, तो 14% ने कोवैक्सीन। कोविशील्ड वैक्सीन लेने वालों की संख्या कोवैक्सीन की तुलना में कहीं ज्यादा है, इसलिए इस वैक्सीन को लेने वालों में संक्रमण का आंकड़ा भी ज्यादा मालूम पड़ता है। इधर मुंबई और महाराष्ट्र में लगातार कम हो रहे कोविड मामलों को देखते हुए केंद्र और राज्य के कोविड टास्क फोर्स से इस बारे में चर्चा भी चल रही है कि क्या लोगों को जल्द ही मास्क से राहत दी जा सकती है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। आप अपने घरों से बाहर निकलें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाएं, क्योंकि अब पाबंदियां कम हो गई है, तो मास्क लगाना बिल्कुल ना भूलें, चाहे वो दफ्तर हो चाहे वो बाजार। अपना और अपनों का ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।